नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में। हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए वन नेशन वन इलेक्शन बिल के बारे में चर्चा करने के लिए। चर्चा जब हम करेंगे तो यहां पर बहुत सी चर्चाएं इस बात की होंगी कि बिल पेश हुआ तो क्या पास हुआ, और पास हुआ तो फिर आगे क्या हुआ। नंबर एक, बिल पेश हुआ और पास नहीं हुआ तो फिर आगे क्या होगा। नंबर दूसरा, पेश हो गया तो क्या बदल जाएगा, पास हो गया तो क्या बदल जाएगा। पेश होने में क्या अड़चने हैं और पास होने में क्या अड़चने हैं, तो पेश और पास होने में क्या अंतर है, ये दोनों आज के सेशन में हम करेंगे। इतना ही नहीं, हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन के बाद माध्यम से जो संविधान संशोधन की बात, या संविधान संशोधन के माध्यम से जो वन नेशन वन इलेक्शन कराने की बात हो रही है, उसमें असली पेच क्या है। क्या वर्तमान एनडीए गवर्नमेंट उस पेज को हटा पाएगी। सारी बातें विस्तार से आज के सेशन में होनी है, तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और जानना शुरू करिए। सबसे पहले बात वन नेशन वन इलेक्शन शब्द की कर लेते हैं। देश में आज लोकसभा के, विधानसभा के और पंचायती राज के या फिर अर्बन जो बॉडीज हैं उनके इलेक्शंस होते हैं, जहां पर आप और हम पार्टिसिपेट करते हैं। लोकसभा के चुनाव को आम चुनाव कहते हैं, विधानसभा के चुनावों में जहां राज्य सरकारों के लिए चुनाव किए जाते हैं, पंचायती राज जो है वो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। एक तरह से एक व्यक्ति अपने जीवन काल में इन तीनों बॉडीज के लिए वोट देता है, लेकिन इन तीनों बॉडीज के लिए जब वो वोट देता है तो संभवतया उसका तो समय खर्च होता ही है, लेकिन साथ ही साथ देश के संसाधन भी खर्च होते हैं। ऐसा क्यों भाई, लोकसभा का चुनाव कराना है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन पूरी तैयारियां करेगा, इलेक्टोरल रोल्स बनवाएगा, ईवीएम रखवाएगा, सारी की सारे चुनाव प्रचार की तैयारियां करेगा। फिर विधानसभा के चुनाव होने हैं तब फिर से ये वापस सारी प्रैक्टिसेस शुरू की जाएंगी। फिर पंचायती राज के चुनाव होने हैं तो फिर से सारी प्रैक्टिसेस शुरू की जाएंगी। ऐसे में कई सारी प्रैक्टिसेस होने से जो होने वाला नुकसान है उससे बचने के लिए इन सभी चुनावों को एक ही बार में कराने का प्रस्ताव लाया गया। इन सभी चुनावों को कराने के प्रस्ताव में दो विषय वस्तु तैयार की गई। पहला, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं, और जो पंचायती राज के चुनाव हैं या फिर लोकल बॉडीज जिनको अपन नगर निगम, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका कहते हैं, इनके चुनाव लोकसभा विधानसभा के चुनावों के 100 दिन के अंतराल में करा लिए जाएं। यानी कि दो तरह की बातें हुई यहां पर। पहला, लोकसभा और विधानसभा एक साथ, और पंचायती राज का विदिन 100 डेज चुनाव कराने की बातें हुई। बस इसी वन नेशन, मतलब इस पूरे देश में इसी तरह चुनावों को एक साथ कराने की जो कवायद है, इसे आप वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं। तो क्या यह वर्तमान सरकार के दिमाग में आया हुआ कोई ख्याल है, या फिर इससे पहले कोई ख्याल पहले भी आ चुका है। तो देखिए, देश की आजादी की बाद से लगातार 4 लोकसभा चुनाव विधानसभाओं के साथ ही हुए थे। मतलब कि चुनाव जब हुए तब उसी समय विधानसभाओं के चुनाव भी थे, लेकिन समय बदलता गया, कुछ विधानसभाएं जो हैं वो भंग होती रही। विधानसभाओं के भंग होने के कारण सिस्टम बिगड़ गया, और तब से लेकर अब तक शुरुआती 4 लोकसभा हटाने के बाद से अब तक यह मामला बिगड़ा हुआ है। वर्तमान में केंद्र सरकार चाहती है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करा दिए जाएं, जिससे खर्च बचेगा और पूरे देश में जो पूरे समय लगने वाले इलेक्शन में व्यस्त होने वाले सुरक्षा बल हैं या फिर जो शिक्षक हैं, वो बाकी समय बचे हुए में अपना कुछ और काम कर पाएंगे। तो पूरे टाइम इलेक्शन में व्यस्त रहने वाले भारत को निकालकर एक ही समय पर इलेक्शन कराने की कवायद शुरू हुई। इस कवायद का आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो ये कि इसको करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है, और उसकी शुरुआत लोकसभा से हुई, और लोकसभा में इस पर्टिकुलर कार्य के लिए वोटिंग हुई। मैंने इस पर पहले भी कई सेशंस बनाए हुए हैं। आज का सेशन इस बात पर है कि कल यानी कि 17 तारीख के दिन लोकसभा के अंदर इस पर्टिकुलर मुद्दे पर जब वोटिंग हुई, तब सत्ता पक्ष के समर्थन में जो वोट पड़े वो 269 थे, और जो विपक्ष में वोट पड़े वो 198 थे। कितने ज्यादा सांसद की और आवश्यकता थी, आज के सेशन में हम बताएंगे। 269 पर्याप्त नहीं था। सरकार बनाने के लिए ही जब 272 चाहिए होता है, तो फिर 269 क्या वाकई में पर्याप्त नंबर था अथवा नहीं, आज के सेशन में सारी बातें करेंगे। तो फिलहाल जानकारी यह है कि जब यह बिल पेश हुआ तो 269 सांसदों ने वोट दिया, 269 सांसदों ने पक्ष में वोट दिया और 198 सांसदों ने विपक्ष में वोट दिया। इस पर हमने कल ही आप लोगों को ट्वीट के माध्यम से जानकारी दे दी थी। लोकसभा में इस संविधान संशोधन को
129वीं बार लाया जा रहा है। मतलब यही वाला नहीं, हमारे देश में संविधान संशोधन का ये 129वां क्रमांक है कि इससे पहले 128 बार संविधान संशोधन बिल लाए जा चुके हैं। अब ये 129वां संविधान संशोधन बिल है देश की आजादी से, ठीक है। इस बिल के अंदर सरकार ने जब इस बिल को प्रस्तुत किया तो इसके पक्ष में 269 वोट पड़े। मैंने जैसे आपसे अभी कहा कि 543 सांसद हमारे लोकसभा में हैं और सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए होते हैं। सरकार बनाने के लिए यानी कि वर्तमान में जो एनडीए गवर्नमेंट है, टेक्निकली वो 272 से ऊपर सांसद रखती है, इसीलिए सरकार में है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अपने पक्ष में 269 वोट ही पा सकी। हालांकि 272 की जगह सरकार के पास 298 के आसपास सांसद हैं, लेकिन उसके बावजूद 269 सीटों पर ही अपने पक्ष में मतदान पाकर के सरकार भी सख्ते में है कि जो बच गए वो लोग कहां गए, जो बच गए वो लोग कहां हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया। ये अब एक जांच का विषय है कि हमारी सरकार में जो लोग हैं वो भी हमें वोट नहीं दिए, लोग एब्सेंट क्यों हुए, ये अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो 269 पक्ष में वोट थे इस पेश विधेयक के पेश में, मतलब पक्ष में, और इसके विपक्ष में 198 मत पड़े। तो आंसर सबसे पहला, तो क्या यह बिल जो लाया गया ये पास हो गया? आंसर है जी नहीं। संविधान संशोधन बिल के पास होने की कंडीशन जान लीजिए सो दैट आप इस कहानी को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और ये थोड़ा टेक्निकल पेच है, इसे अच्छे से समझिएगा। 543 सांसद अगर हैं तो यहां से पहला पॉइंट यह निकलता है कि अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो संविधान संशोधन के लिए आप लोगों को कुल सदस्य संख्या का, दैट इज 543 का 50% से अधिक यानी कि मोर देन 272 सांसद तो आपके साथ होना ही चाहिए। अब इतना सांसद तो होना ही चाहिए, साथ में जो उस समय पर सदन में उपस्थित सांसद हैं, मान लीजिए कि उस समय सदन में उपस्थित सांसदों की संख्या 500 है या फिर 450 है, मान लीजिए कि उस समय संसद में या उस समय लोकसभा में जो प्रेजेंट सांसद हैं उन प्रेजेंट सांसदों की सदस्य संख्या का 2/3 इस बात के पक्ष में मतदान होना चाहिए। इस टेक्निकलिटी को एक बार फिर से समझिए, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपको लोकसभा से संविधान संशोधन बिल पास कराना है तो इसके लिए जो कंडीशन डाली गई है, इसमें संविधान संशोधन होगा। क्यों संविधान संशोधन होगा उस पर भी हम चलेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बात संविधान संशोधन बिल की है। तो उसके लिए 272 से ज्यादा तो सीटें मिलनी ही चाहिए, लेकिन जो लोग प्रेजेंट हैं उसका 2/3। तो 2/3 मान लीजिए कि 450 सांसद प्रेजेंट थे, तो इसका 2/3 अगर अपन निकाल कर चलें तो भाई साहब 300 सांसद आपको कम से कम अपने पक्ष में चाहिए थे, तब जाकर इस बिल को पास माना जाता। तो अब बड़ा सवाल यह बना कि भाई अभी कितने सांसद प्रेजेंट थे। तो भाई साहब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 461 सांसदों ने वोट में पार्टिसिपेट किया था। कितनों ने किया था? 450 की जगह 461 प्रेजेंट थे। 461 प्रेजेंट थे तो 307 के आसपास सांसदों की जरूरत थी इस बिल के पास होने में, लेकिन मिले कितने सरकार को बिल वोट कितने मिले? 269 मिले। तो 269 और 307 का अंतर आपको संभवतः समझ में आ रहा हो कि सरकार को 37 मत कम मिले। जब 461 सांसद उपस्थित हुए तब जाकर के ये हालात हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि संविधान संशोधन बिल को पास होने में कुछ टेक्निकलिटीज हैं जो आपको जानना जरूरी होती हैं, ठीक है साहब। तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आई हो। अब बड़ा सवाल यह है कि इस बिल में जब 269 ही मिले तो फिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा इसलिए क्योंकि सरकार इस बिल को ले आई और जब पास नहीं हुआ तो इसको संयुक्त जेपीसी के पास भेज दिया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, संयुक्त संसदीय समिति के पास इस बिल को भेज दिया कि आप इसके ऊपर चर्चा कर लीजिए, ठीक है। अर्जुन राम मेघवाल जी जो हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा 12:10 पर पहले इसे लाया गया था इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जब वोट की काउंटिंग सही से नहीं हो पाई, मात्र 220 ही इसके पक्ष में आए, तो ऐसे में फिर इसको पर्ची के द्वारा मतदान कराया गया और पर्ची के द्वारा किए गए मतदान में सरकार को 269 पक्ष में वोट मिले। इस संसदीय प्रक्रिया को आप यहां देख सकते हैं। इस प्रकार से लोकसभा स्पीकर के द्वारा इस बात को सदन के अंदर लाया गया। सदन के अंदर 450 से अधिक सांसद प्रेजेंट थे और इसके अंदर
समर्थन में और विपक्ष में जो मतदान हुआ उसको यहां पर आप होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो लोकसभा में पेश होना लेकिन पास ना होना यह आपको जरूरी रूप से पता होना चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि संविधान संशोधन लाने की जरूरत ही क्या है, मतलब ऐसे में संशोधन की आवश्यकता क्या है, मतलब संविधान संशोधन क्यों? क्या यह केवल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं हो सकता? आंसर है जी नहीं, यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अब उसे समझिए। देखिए, हमारे देश के अंदर लोकसभा का और विधानसभा का कार्यकाल 5-5 साल का निर्धारित है। 5-5 साल के निर्धारित कार्यकाल में अगर आपको एक साथ राज्यों के चुनाव कराने हैं, देखिए 1967 तक भारत के अंदर चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन 68-69 में कई विधानसभाएं भंग कर दी गई, तो 1970 में भी लोकसभा भंग कर दी गई। इसकी वजह से हमारे देश में सभी राज्यों का और लोकसभा का एक साथ चुनाव होना बंद हो गया। तो अगर अब आपको साथ साथ चुनाव कराना है, उदाहरण के लिए हमारे राजस्थान को ही देखिए। राजस्थान में 2023 के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे और लोकसभा के चुनाव 2024 में हुए, तो 24 वाला फिर से 29 में होगा और 23 वाला 2028 में ही हो जाएगा। तो 28 और 29 के अंदर समय का डिफरेंस आ रहा है। अगर इन्हें एक साथ कराना है तो या तो लोकसभा का कार्यकाल घटाना पड़ेगा या विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कार्यकाल तो 5 साल ही निर्धारित है। 5 को 6 करना पड़ेगा या 5 को 4 करना पड़ेगा। दोनों ही परिस्थितियों में आपको कार्यकाल में परिवर्तन करना पड़ेगा। कार्यकाल की कंडीशन संविधान में दे रखी है, इसका मतलब संविधान संशोधन भी करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको संविधान संशोधन की आवश्यकता समझ में आ गई हो। सर हमें तो आ गई, लेकिन क्या सरकार को समझ में आई? तो देखिए, जैसे ही संविधान संशोधन, जैसे ही चुनाव हमारे अलग अलग समय पर होने लगे, तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी पहली 1983 की रिपोर्ट में ही यह कहा कि भाई अगर संभव हो तो इलेक्शंस को एक साथ करा लो। ऐसे में उसकी बात को उस समय नहीं माना गया। लॉ कमीशन ने 1999 में भी इस बात को रखा कि भाई इलेक्शन को एक साथ कराओ। वर्तमान जो सरकार है उसने 2019 में एक कमेटी के गठन की प्रस्ताव रखा। जुलाई 2022 में फिर एक कमेटी का प्रस्ताव लॉ कमीशन ने रखा। फाइनली वर्तमान सरकार ने 2023 के अंदर सितंबर में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक समिति गठित कर दी और उस समिति के अंदर अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद जैसे 8 लोगों को शामिल कर लिया। ये वो 8 लोग थे जिसमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। हरीश साल्वे जी भी इसके सदस्य थे जो कि एक वकील के रूप में थे, और 3 पूर्व अफसर इसमें शामिल थे और 3 नेता शामिल करके एक समिति गठित की गई। इसमें से अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से थे, गुलाम नबी डीपीए पार्टी की तरफ से थे, बाकी इसमें पूर्व के वित्त आयोग के सचिव थे, वो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष थे। इस प्रकार से यहां पर लोगों को शामिल किया गया। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो टेक्निकली वो लोग ज्यादा हैं जो सरकार के पक्ष में पहले से रहे हैं। ऐसे में अधीर रंजन चौधरी जी ने पार्टिसिपेट करने से इसमें इनकार कर दिया। खैर, वन नेशन वन इलेक्शन पर रामनाथ कोविंद जी की समिति ने अपनी रिपोर्ट बनाई और राष्ट्रपति को सौंप दी कि सर हमने अपनी तरफ से रिपोर्ट बना दी है, क्या क्या करना पड़ेगा अगर देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन कराना है, कितने फेज में हो पाएगा, कब हो पाएगा, क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, कितनी ईवीएम की जरूरत पड़ेगी, कितनी सेना की जरूरत पड़ेगी, कितने धन की जरूरत पड़ेगी, तमाम बातें इस रिपोर्ट के अंदर लिख करके दे दी गई। इस रिपोर्ट ने अपनी तरफ से सब बातें रखी तो कमेटी ने कम से कम 191 दिनों के अंदर स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट्स से चर्चा करके 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट लाकर छोड़ दी और इसके अंदर संविधान के अंदर एक नया अनुच्छेद जोड़ने और 3 अनुच्छेदों में संशोधन करने की व्यवस्था की गई। बोले अगर आप 2029 में इलेक्शन कराना चाहते हो तो आपको बहुत सारे संशोधन करने पड़ेंगे, उनमें से एक नया आर्टिकल जोड़ना पड़ेगा, 3 पुराने आर्टिकल्स में संशोधन करना पड़ेगा। प्रमुखता से जो 2 आर्टिकल में संशोधन है उनमें आर्टिकल 83 जो लोकसभा के कार्यकाल को 5 साल का बताता है और आर्टिकल 172 जो विधानसभा के कार्यकाल को 5 साल का बताता है। इनके कार्यकाल के आर्टिकल्स में परिवर्तन लाना होगा तभी जाकर के कुछ होगा। साथ ही साथ में इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 324A करना पड़ेगा जो कि यह कह सकेगा कि पार्लियामेंट को यह पावर है, मतलब कि पार्लियामेंट इस तरह से इलेक्शन कमीशन को पावर दे देगी कि वो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत इलेक्शंस को भी साथ करने के लिए तैयारियां करना शुरू कर दे। अभी के लिए म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के जो इलेक्शंस हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। यह पावर भी 324A के तहत केंद्र के अंदर बैठे हुए जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको दे दी जाएगी, चुनाव आयोग को दे दी जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ में सिंगल इलेक्टोरल रोल और इलेक्टोरल आईडी बनाने का भी यहां पर प्रस्ताव दिया और कहा
कि यदि मान लीजिए कि संसद का कोई भी या फिर कोई भी स्टेट असेंबली हंग रह जाती है, यानी कि उसे वो पूर्ण मत नहीं प्राप्त होते जिसको सरकार बनाने के लिए जरूरी है, दोबारा की तरफ इलेक्शन कराने पड़े, तो ऐसे में जो बनी हुई नई सरकार आएगी वो केवल उस टाइम पीरियड के लिए काम करेगी जो टाइम पीरियड अगले वाले साथ में होने वाले इलेक्शंस को पूरा करते हो। आसान भाषा में ऐसे समझो, मान लीजिए कि राजस्थान और लोकसभा के चुनाव एक साथ करा दिए गए, एक साथ 2029 में चुनाव हुए 2031 के अंदर राजस्थान विधानसभा भंग हो जाती है, किसी कारण से भंग हो जाती है। 5 साल तो पूरे नहीं हुए थे, होना तो 2034 में था, अब पूरे नहीं हुए थे, तो ऐसे में 2029 से 31 के बीच का जो काल पूरा हो गया, उसके बाद जो बचा हुआ कालखंड रह गया मात्र 2-3 साल का, उसी के लिए इलेक्शन होंगे, दोबारा 5 साल के लिए इलेक्शन नहीं होंगे। 3 साल जो बची हुई सरकार है उतनी चलाओ और उसके बाद सरकार दोबारा से चुनाव में शामिल हो। जैसे आज लोकसभा के अंदर कोई भी अगर सांसद एक्सपायर कर जाए, राज्यसभा में एक्सपायर कर जाए, तो जो उनके स्थान पर नया सांसद निर्वाचित होता है वो शेष बचे काल के लिए होता है, पूरे काल के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर यह जानकारी इस कमीशन के द्वारा दी गई। कहा गया कि भाई देखो, हम लोग अपनी तरफ से नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी व्यवस्थाओं को कम से कम उपयोग में लाने का प्रयास करेंगे, जो भी लॉजिस्टिक्स की जरूरत है उसे पूरा करेंगे। इतना ही नहीं, स्टेट का तो खेल समझ लेंगे, लेकिन अगर यूनियन टेरिटरीज के भी इलेक्शन साथ कराने हो तो उसके लिए भी हम बिल में एक संशोधन ले आएंगे। तो एक तरह से अभी जो 17 दिसंबर के दिन हमने अपनी संसद में बिल पेश होते देखे वो 2 बिल थे। एक तो 129वां संविधान संशोधन बिल था जिसके अंतर्गत 2 आर्टिकल्स में परिवर्तन की बात की गई, और दूसरा जो था वो केंद्र शासित कानूनों में संशोधन करने का बिल था, जिसमें यह कहा गया था कि पांडिचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के चुनावों को लोकसभा के चुनावों के साथ साथ ही करवाया जाएगा, विधानसभा के चुनावों को। ठीक है साहब, अब आते हैं नंबर गेम के ऊपर। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो प्रेजेंट वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3 और कुल सदस्य संख्या का 50% आपको संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए जरूरी होता है। हां, यदि आपने स्टेट इलेक्शन, मतलब अगर यदि आपने पंचायती राज के चुनावों में अंतर डाला तो हो सकता है कि आपको राज्यों से भी परमिशन लेनी पड़े। हालांकि इस बात को लेकर के वकील बटे हुए हैं। अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि राज्यों से परमिशन लेनी पड़ेगी, आधे राज्यों से। वहीं हरीश साल्वे जी कह रहे हैं कि नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि यह बात संसद सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि राज्यों से परमिशन लेनी भी चाहिए इस मसले पर या नहीं। तर्क यह है कि चूंकि 7वीं अनुसूची का कोई भी विषय प्रभावित नहीं किया जा रहा है तो राज्यों से, आधे राज्यों से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल संसद से ही काम हो जाएगा। तो नंबर गणित क्या है वो समझते हैं। 543 सांसदों में से वर्तमान में 293 सांसद जो है ना वो सरकार के पक्ष में हैं। 245 सदस्यों वाले राज्यसभा में 125 सांसद सरकार के पक्ष में हैं। अगर आप 370 वाले कानून को हटाने की बात करें, जब 370 हटाया गया था उस समय पर लोकसभा में केंद्र सरकार यानी कि वर्तमान जो एनडीए सरकार थी उसके 343 सीटें थी। उसने 370 को जब हटाया तो इस पर वोटिंग हुई और उस वोटिंग के अंदर 370 को निरस्त करने वाले विधेयक में सब सरकार, जो केंद्र सरकार है, इसे 67% वोट इसके पक्ष में मिले। मतलब आर्टिकल 370 हटाने के लिए उस समय की सरकार को अपने पक्ष में काफी वोट मिले। 370 वोटों से वो इस चीज को जीत गई थी। वहीं राज्यसभा के अंदर भी जो उस समय की एनडीए गवर्नमेंट है उसे अपने बहुमत में वोट मिले थे, इस वजह से वो ये काम कराने में सक्षम हो गई थी। लेकिन अभी मोदी 3.0 का जो कार्यकाल चल रहा है इसमें 15 दल इस वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में हैं। ऐसे में अपोजिशन का अपने पक्ष में समर्थन लेना बड़ा मुश्किल है। तो देखिए 543 सीटें जो हैं उनमें से 293 ही वर्तमान में एनडीए सरकार के साथ हैं, अपोजिशन के साथ 249 हैं। तो नंबर गेम पहले तो 272 से ऊपर निकले। एक ये वाला गेम तो साथ में है, किसके साथ में है? लोकसभा में वर्तमान एनडीए गवर्नमेंट के साथ में है। लेकिन प्रेजेंट अगर लोग हुए तो उसका 2/3 नंबर भी इनके साथ हो, इसके लिए आवश्यक है कि इन्हें अपोजिशन की पार्टियों से बात करनी पड़ेगी, जिनके पास भी बड़ा नंबर यहां पर प्रेजेंट है। ऐसे ही राज्यसभा में 245 सीटें हैं, बहुमत के लिए 125 सीटें समझ में आती हैं। हालांकि गवर्नमेंट के पक्ष में 125 पर्याप्त सीटें हैं, 123 पे ही खेल हो जाएगा। लेकिन फिर भी ज्यादा लोग प्रेजेंट हो गए तो प्रेजेंट का 2/3 अगर यूज करना पड़ा तो ऐसे में इनको अपोजिशन की मदद की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब बीजेपी ने
लेकिन जब नोटिस किया कि 293 में से ही हमको 269 मिले हैं, तो बाकी लोग हमारे कहां गए, मतलब 20-23 लोग कहां गायब हो गए। तो इस बात के लिए बीजेपी जांच कर रही है कि हमारे विप का उल्लंघन कैसे हुआ। अब ये विप क्या होता है? देखो, जब केंद्र सरकार या कोई भी सरकार अगर वोटिंग के लिए सभी सांसदों को प्रेजेंट होने का आदेश दे, तो एक सचेतक नामक व्यक्ति होता है, मुख्य सचेतक, जिसे चीफ विप कहते हैं, वो पार्टी के लोगों से कहता है कि जब वोट पड़े तब हाजिर हो जाना। विप के आदेश पर अगर हाजिर ना हो तो पार्टी उन लोगों पर एक्शन ले सकती है। तो 20 सांसद वर्तमान में बीजेपी के ही प्रेजेंट नहीं थे, जिनके अंदर से बीबीआई राद्रे, गिरिराज सिंह, शांतनु ठाकुर, जगदंबिका पाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी, विजय बघेल, ये लोग चुनाव वोट के दौरान प्रेजेंट नहीं थे। इनका प्रेजेंट ना होना अब पार्टी के लिए भी चिंता का विषय है। हालांकि इनमें से कुछ लोग जरूरी कार्य से बिजी थे, पहले से बताकर गए हुए थे, लेकिन फिर भी इतना बड़ा मुद्दा जो सरकार के लिए पॉलिसी का मैटर करता है, केंद्र सरकार जिससे अपनी पहचान डिराइव करती है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आए, और ये लोग एब्सेंट थे, तो इनके ऊपर अब हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व कोई कार्यवाही करे ना करे, वो इनके ऊपर है। लेकिन हां, ये एक्शनेबल मूव है, इसकी वजह से एक्शन लिए जा सकते हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार ऐसा करके डिक्टेटरशिप लाना चाहती है। ऐसा क्यों कह रही है सरकार के खिलाफ ये बात अपोजिशन का कहना है कि आप एक साथ चुनाव इसलिए कराना चाहते हैं ताकि आप छोटी पार्टियों का प्रभुत्व खत्म कर दें। छोटी पार्टियों का प्रभुत्व कैसे खत्म होगा भाई? जब आप पूरी बड़ी पार्टी एक जाकर के चुनाव करने जाएगी तो उस समय पर छोटी पार्टियां अपना परफॉर्मेंस कैसे दे पाएंगी? यही कारण है कि अपोजिशन के द्वारा सरकार से सवाल किए जा रहे हैं कि आपने अपनी प्रायोरिटीज क्यों बदल दी। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने यह कहा कि आप इनको बड़ी पार्टी होने के नाम पर छोटी पार्टियों का हक मार रहे हैं, और छोटी पार्टियां अपने राज्य में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगी अगर पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन हुए। इसका मतलब यह हुआ कि इस घटना के विपक्ष में कई तर्क दिए जा सकते हैं। जैसे कांग्रेस का कहना है कि भारत बहुत बड़ा देश है, यहां की अलग अलग चुनौतियां हैं, सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं, चुनाव कराने में दिक्कत हो सकती है। दूसरा तर्क है कि छोटे राजनीतिक दलों को महत्व नहीं मिलेगा। तीसरा तर्क है कि एक राष्ट्र एक चुनाव कराने के लिए आप अगर बात करते भी हैं तो आपको बहुत सारी चुनावों में दिक्कत होगी, जैसे कि विधानसभाओं का कार्यकाल बदलना पड़ेगा, लोकसभा के कार्यकाल में दिक्कत होगी, और अगर मान लीजिए बीच में ही चुनाव करा दिए गए या कहीं राष्ट्रपति शासन लग गए तो फिर से चुनावों की दिक्कत होगी। सरकार का कहना है कि हमारे देश में ऑलरेडी इतना खर्च बढ़ चुका है इलेक्शन में, जहां 1951 में जहां 17.5 करोड़ मतदाता हमारे पास थे, उस समय पर हमारा जो खर्च था वो 10.5 करोड़ था, लेकिन 2019 में चुनाव आयोग का खर्चा 6600 करोड़ रुपए था। एक मतदाता 2019 में 72 रुपए का पड़ा। चुनाव आयोग के खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चुनाव आयोग के बढ़े सो बढ़े, जो चुनाव के अंदर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके खर्चे भी बढ़ रहे हैं। दुनिया ने कवर किया है कि 2024 में भारत के इलेक्शन में 1.35 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ है। यह अपने आप में बड़ा नंबर है। $8.7 बिलियन पिछले 2019 के इलेक्शन में हमारे देश के अंदर राजनेताओं ने खर्च किए। इस बार बाइडेन और कमला हैरिस ने और ट्रंप ने $3.5 बिलियन अमेरिकी चुनाव में खर्च किए हैं। उनसे जस्ट 2.5 गुना हम 2019 में खर्च करके बैठ चुके हैं। अगर हमारे देश में हर समय चुनाव चलते रहेंगे तो खर्च बहुत बढ़ेगा। इसको निपटने के लिए सरकार का तर्क है कि चुनाव को एक ही बार में कर दो। निश्चित ही इसमें बहुत सारी टेक्निकल अड़चनें हैं। उन अड़चनों को दूर करने के लिए ही संसद के साथ इस पूरे बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति का कहना है कि यह विकास का मॉडल है। अगर इसे लागू कर दिया गया तो देश की तरक्की में निश्चित ही